आनंद सिन्हा जी, आपके पास आता हूं। बारामती आपके घर से बहुत नजदीक है सर, बहुत ही नजदीक है, बाजू की तहसील है आपकी तो। लेकिन पवार साहब ने पहले दिन क्या कहा कि उनके जो चुनाव चिन्ह है और जो पार्टी का नाम है, मैं उसको कॉन्टेस्ट करने नहीं जा रहा हूं। मैं फिर से उठूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा, बिना पार्टी बिना घड़ियाल के। यहाँ घड़ियाल वो नहीं है जो नदी में मिलता है, यहाँ घड़ियाल का मतलब जो टाइम पीस है, जो इनका चुनाव चिन्ह है, उसको यहाँ पर घड़ियाल कहा जाता है। एक्चुअली घड़ी है, एक्चुअली वो है। और फिर कहते हैं कि नहीं, बाद में पलट जाते हैं अगले दिन की नहीं नहीं, पार्टी हमारी रहेगी। तो क्या वेस्टर्न महाराष्ट्र में एनसीपी वर्सेस एनसीपी होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार बहुत कमजोर है, शरद पवार के सामने खड़े नहीं रह सकते। एक रात को एक सर्वे आ गया, एक्चुअली एक मेजर न्यूज़पेपर में। वो सर्वे ये कहता है कि जितनी ओल्ड स्टफ है वो सारे शरद पवार के साथ है, जितनी यंगस्टर्स है अजीत पवार के साथ है। देखिए, एक नया एक सर्वे आता है, नई किस्म का पैतरा आता है। तो कोई ये कहे कि एनसीपी को डैमेज नहीं हुआ है या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को डैमेज नहीं हुआ, तो मैं तो नहीं मान सकता। डैमेज तो हुआ है, अच्छा खासा डैमेज हुआ है। और अगर ये कंफ्यूजन की स्थितियां पड़ी रहती हैं और शरद पवार अभी भी अजीत पवार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुप्रिया सुले आज सुबह कहती हैं कि दादा तो मेरे बड़े भाई हैं, उनका हमेशा मैं आदर करूंगी, और अब भी उसके प्रति सॉफ्टनेस उनकी नजर आ रही है। तो वो शब्द इस्तेमाल नहीं किए जा रहे जो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के लिए इस्तेमाल किए थे। उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल एनसीपी से बाहर होने के बावजूद उन लोगों के लिए शरद पवार ग्रुप के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जबकि दिलीप वालसे पाटिल हो, छगन भुजबल हो, धनंजय मुंडे हो, या उसके साथ में हसन मुशरिफ हो, या अजीत पवार खुद हो, अदिति जो है, जो ट्रेजरर थी, वो भी वहां जाके मंत्री बन गई हैं। तो कहीं ना कहीं दो फाड़ तो हो चुकी है ना, और दुश्मन को कमजोर समझना तो हमेशा भूल होगी। अनिल सिन्हा जी, पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी। मैं गिरीश जी के की बात से सहमति जाहिर करूंगा। हम लोग वो गोदी मीडिया के ट्रैक में नहीं फंसते, ट्रैप में। और दूसरा, मैं एक चीज और आपको बताऊंगा। पवार को मैंने काफी कवर किया है, मतलब बहुत नजदीक से, धनंजय जानते हैं। तो जो उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, वो ये सब पर आप मत जाइए कि मैं न्यायालय में नहीं जाऊंगा। वो जानते हैं कि क्या करना है, न्यायालय में चले गए वो। उन्होंने ये जयंत पाटिल ने इसको इलेक्शन कमीशन को मेल कर दिया, रात में ही भेज दिया कि इनको हम पार्टी, ये क्या कहते हैं, इन पर इनका आयोग ठहराओ इनको। और उसको अर्जी दे दी विधानसभा अध्यक्ष को। तो इसीलिए ये मत समझिए कि वो कानूनी लड़ रहा है। कानूनी लड़ाई में मैं तो आपको बताऊं कि इलेक्शन लॉज हो या कोई भी लॉ हो, पवार से ज्यादा अभी महाराष्ट्र में कोई पॉलिटिशियन ज्यादा नहीं जानता है। ये मतलब मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। तो वो सारी लड़ाई लड़ेंगे। उनका कहने का था कि हम कोर्ट की लड़ाई में फंसने नहीं जा रहे हैं, और कोर्ट के बारे में नहीं, हम जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि तो उनको मालूम है कि जनता ही फैसला करेगी। और आज कराड़ में जो उनकी वहाँ जो ये हुई, मतलब जहाँ गए थे वो कार्यक्रम में, तो कराड़ में कार्यक्रम में उसकी भीड़ देखिए, मीडिया दिखा नहीं रहा है, स्पॉन्टेनियस भीड़ है। और इनके जो एमपी जैसे अमोल कोल्हे या बाकी लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं, सब वापस, कई लोगों ने कहा है कि हम पवार साहब के साथ हैं, जो लोग की उसमें से कुछ एमएलए जैसे हैं जो उनकी मीटिंग में थे। मैं आपको एक चीज आपको बता देता हूँ, एनसीपी का मतलब शरद पवार है, जब तक है वो, मतलब उनको लंबी आयु मिले, वो जब तक है, एनसीपी का मतलब और कोई दूसरा नहीं है। और शरद शरद पवार ने अपनी लाइन क्लियर कर दी कि वो इसके खिलाफ है बीजेपी के, और उसके साथ नहीं है, बस हो गया। इसके बाद उनको कुछ कहने की जरूरत एक नहीं बात तो पहले से पक्की है कि शरद पवार मरते दम तक वो स्वयं भाजपा में नहीं जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल है। पक्की है, इसमें तो हाँ, कोई शक वाली बात ही नहीं है। जन्मजात कांग्रेसी है तो वहीं रहेंगे, हमने कभी नहीं कहा कि वो जाएंगे। लेकिन नहीं, पार्टी लेकिन एक चीज आपको और मैं दिनेश जी बताऊं, क्योंकि कुछ अंदरूनी जानकारियां मुझको रहती है और उनके इक्वेशंस के बारे में मैं जानता हूं, इसीलिए मैं एक जानकारी आपको ये दे दूं। ये जो आप बोल रहे हैं ना, आप लोग सब कह रहे हैं, या मीडिया में भी ऐसा आ रहा है कि शरद पवार का आशीर्वाद रहा होगा, ये एकदम गलत है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए कह सकता हूँ कि जो इक्वेशंस हैं एनसीपी का, उसके बारे में लोग ठीक से समझते नहीं है। मतलब बहुत कम लोग, कई लोग समझते हैं, लेकिन कम लोगों को पता है। इस इक्वेशन के हिसाब से पवार पहले ही अजीत पवार को बता चुके हैं कि भाई हमको नहीं जाना है।
और जिनको जाना है, पवार ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जिनको जाना है वो जाइए। अब पवार के जो वर्किंग स्टाइल है काम करने की, जो लोग है पवार के, जो आपको बता दूं मैं कि पवार एक फादर फिगर के रूप में है। मैं आपको एक मतलब प्रत्यक्षदर्शी घटना बता रहा हूँ। प्रत्यक्षदर्शी मतलब कि जब चुनाव हार गए, शरद पवार की पार्टी हार गई, बहुत कम सीट की का फर्क था, और शिवसेना बीजेपी सत्ता में आई, तो हम लोग उनके पास गए। मैं कवर करता था, बहुत कम 4-5 पत्रकार थे जो हम लोग जाते थे मतलब उनके यहाँ लगातार। तो सब इम्पोर्टेंट अखबार के, अब नाम वगैरह लेना ठीक नहीं है, सब लोग हम लोग गए। हम लोगों ने कहा कि हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। उस समय सुधीर जोशी और मनोहर जोशी में फाइट चल रहा था, और सब लोगों का मानना था कि सुधीर जोशी भी बन सकते हैं, और भी नाम आ रहे थे। तो पवार ने कहा कि 2 मिनट, और 2 मिनट में उन्होंने फोन किया, और उसके बाद अनाउंसमेंट के पहले मतलब जो निर्णय वो लेने वाले थे उसकी जानकारी हमको मिल गई। उनको अक्रॉस द सेक्शन सबको आशीर्वाद देते हैं। अजीत पवार तो उनका भतीजा है, उन्होंने उनको, और मैं जब पहली बार अजीत पवार कांग्रेस के एमएलए बने थे, उस समय से उनको देख रहा हूं कि किस तरह से उनको ग्रूम किया पवार। तो इसीलिए ये सब, ये आशीर्वाद वगैरह के मामले में मत जाइए, वो सब उनको छू के जाएगा पैर, और वो कहेंगे भी नहीं किसी को। लेकिन वो जो इनको इक्वेशंस है, पवार उसमें कभी मिस्टेक नहीं करते। उन्होंने ये भी तय कर लिया होगा कि इसमें से किसको टिकट आगे देना है और किसको नहीं देना है, और कौन अल्टरनेटिव किसको हरा सकता है। और मैं एक और कोट कर दूं, मतलब चर्चा चल गई है तो मैं आपको बता दूं, सीताराम केसरी ने एक बार कहा था विलासराव देशमुख को हरा दिया, हार गए थे चुनाव। अब विलासराव देशमुख गए शिकायत करने के लिए कांग्रेस में, मतलब वहां, और ऑब्जर्वर थे उस समय, मतलब प्रभारी थे यहाँ के सीताराम केसरी। तो उनको उन्होंने कहा क्या कि भाई ये जो है क्या कहते हैं, हमको हमको ये शायद अध्यक्ष भी हो गए थे, हरा दिया पवार ने। तो मैं खुद केसरी जी ने कहा कि बताओ, वो जो है हरा भी सकता है जीता भी सकता है, तो नेता कौन हुआ? जबकि केसरी जी का समर्थन था विलासराव देशमुख को। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आशीर्वाद वगैरह के चक्कर में जाए। उन्होंने क्या कहा वो देखिए, पहली लाइन उन्होंने कही कि उन्होंने जिन लोगों पर आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री ने वहां के मध्य प्रदेश के भाषण में, उन लोगों को उन्होंने मुक्त कर दिया। मतलब एनसीपी पर जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसको उन्होंने मुक्त कर दिया, और उनको ही पार्टी में ले ली। इसका मतलब उनका आरोप का कोई आरोप से उन्होंने अपने खुद ही वापस ले लिया। ये पहली लाइन थी, स्टार्ट करते ही उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए उनका आभार मानता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि मैं ये जो है इस जनता के बीच जाऊंगा। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो लोग गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और तीनों काम शुरू हो गया। यहाँ भी उन्होंने कहा कि जो उनको अपनी जगह दिखाऊंगा। मैं यह सतारा में पत्रकारों से पहले ही मतलब पहुंचने के बाद कहा कि सतारा में कि वहाँ कि मैं उनको दिखाऊंगा। ये मतलब कराड़ जो गए थे, तो उन्होंने कहा, आप समझ लीजिए कि ये फाइट, ये बीजेपी ने बहुत भारी गलती की है। मैं इसलिए मान रहा हूं कि उन्होंने खुद ही जो कैंपेन महाराष्ट्र में शुरू नहीं हुआ था 2024 का, वो कैंपेन उन्होंने शुरू करवा दिया। पवार अब पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं ये कह करके कि एनसीपी उन्होंने में फूट डाल दी, और उसके बाद वो कैंपेन चालू हो गया। 3 जो उन्होंने बोला है कि ये जो ये लोग लोगों में भय निर्माण करते हैं, नफरत पैदा करते हैं। लोकतंत्र जो मुद्दा है राहुल गांधी का, उस मुद्दे पर महाराष्ट्र में कैंपेन शुरू हो गया। और दूसरी बात कह रहा हूं कि बीजेपी के खुद के इक्वेशन एकदम महाराष्ट्र में बहुत खराब हो गए। अभी चर्चा चल रही है कि फडणवीस को सेंटर ले जाएंगे। इसका मतलब वो चाहते हैं कि आसाम की तरह अजीत पवार को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन उनको उतनी सीट रहेगी, मतलब उनके पास कितने लोग जाते हैं? जो लोग हरा के आए हैं वो भी समझ लीजिए, 30 अगर या 40 जो भी एमएलए आते हैं, वो सब आए हैं बीजेपी के लोगों को हरा कर। तो उनका क्या करेंगे आप? पूरा उन्होंने, अमित शाह ने फडणवीस को मात देने के लिए और इनको गडकरी को मात देने के लिए
एक तो ये किया, दूसरा ये था कि आयोग हो जाएगा, वो जो 16 एमएलए आज ने कल उनको करना है, कोई ऑप्शन नहीं है विधानसभा अध्यक्ष के पास, उसको टाल सकते, हटाना पड़ेगा। तो अगर वो शिंदे और उनका 16 एमएलए खत्म हो जाता है तो उनको लगा सरकार गिर जाएगी, इसलिए जल्दीबाजी में उन्होंने अजीत पवार पर को किया। और अजीत पवार मिक्स्ड सिग्नल दे रहे थे क्योंकि फंसे हुए हैं वो, जितने हैं सबके खिलाफ आरोप है, ईडी इसमें एक बड़ा प्लेयर है, आपको सबको मालूम है। तो अब उन्होंने क्या किया कि महाराष्ट्र में बीजेपी के इक्वेशंस खत्म ये कर दिए, नुकसान पहुंचा दिया। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये जल्दीबाजी में और एरोगेंस में कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी तोड़ सकते हैं। अरे आप किस मुंह से, किस मुंह से जनता के पास जाएंगे भाई कहने के लिए कि हम जो है सो बेईमान लोगों को ले लिया। महाराष्ट्र में किसको मालूम नहीं है कि किन पर क्या आरोप है, और उनको कल तक यही लोग उनके खिलाफ आरोप लगाते थे। तो कोई उनके पास ना कोई मोरल ग्राउंड रह गया, और अपने इक्वेशंस उन्होंने खुद खत्म कर लिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि इतना डैमेज कर लिया मोदी और अमित शाह ने, वही वो करने जा रहे हैं बिहार में। बिहार की बात मैं 2 लाइन में खत्म करूंगा। वो पहले सुशील मोदी को हटाया, संजय, और वहां भी इंपोर्टेड है, संजय जायसवाल भी आरजेडी से चुनाव लड़के जमानत जब्त करवा चुके हैं, और उसके बाद वो बीजेपी में आए। ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी के पुराने लीडर्स को खत्म कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं शरद पवार की पार्टी का इक्वेशन, शरद पवार की पार्टी में इक्वेशन मैं आपको कब साफ पता मतलब कहना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक, इस गोदी मीडिया के चक्कर में मत जाइए। ये लोग स्टारवाट हैं, लेकिन ये लोग अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे अगर चाहेंगे शरद पवार की इनको हराना है। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि शरद पवार ने ऐसे कारनामे पहले भी किए हैं, आज भी उनके पास वो पावर है कि जो जिसको हराना चाहेंगे उसको हरा सकते हैं वो। एक बस लास्ट किस्सा मैं आपको बयान कर दूं, जिस समय 42 सीटें जीती थी कांग्रेस, शरद पवार कांग्रेस ने, उस समय मैं मतलब ये मतलब उनके साथ हेलीकॉप्टर में मैं कैंपेन में गया था। तो मैं और एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार है वो मैडम, वो हम दोनों साथ थे और शरद पवार जी थे। तो मैंने कहा कि आपके 4 जो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं उसमें से आप 2 लोगों को तो कम से कम नहीं जिता पाएंगे। बोला कौन से नाम आप बताएं। मैंने कहा प्रकाश अम्बेडकर और आर.एस. गवई। बोला दोनों जीत कर आ रहे हैं। हमने कहा क्या कि पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। बोला आप रिजल्ट देख लीजिएगा, और इक्वेशन बताया वो छोड़ दीजिए, मैं क्या वो उन्होंने क्या बताया। और जीत कर चारों चार, पहली बार रिपब्लिकन पार्टी के चारों कैंडिडेट जीत करके आए। आप लोगों का स्ट्रेंथ नहीं है, लोगों को पता है। ये मोदी और अमित शाह कितनी कोशिश की उन्होंने कि महाराष्ट्र में अपना कर लें जगह, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं इस बार 2024 में उनकी इतनी बुरी गत होने वाली है महाराष्ट्र में जिसको कि कोई नहीं जानता है। और लास्ट लाइन, हम लोग गोदी मीडिया के नैरेटिव्स को रिपीट नहीं किया करें, अपना आंख कान खोले और उनके जो इक्वेशंस हैं उस पर नजर डालें। और ये गलत आरोप है, ये भी मैं कह रहा हूं कि पवार जो है मिले हुए थे। पवार ने इसके पहले सिग्नल दिया अजीत पवार को, जब उन्होंने कहा कि अब संन्यास ले लेंगे तो उन्होंने बता दिया कि पार्टी अभी भी हमारे कब्जे में है, आप मत करो ये सब। उसी समय अजीत पवार जा सकते थे लेकिन नहीं जा पाए, 2 महीना उनको इंतजार करना पड़ा। तो आप जरा समझना चाहिए कौन लीडर। आप जैसे एक और लाइन लूंगा, आपका थोड़ा समय ले लिया मैंने। नीतीश कुमार को आप क्या समझ रहे हैं? वो नीतीश कुमार क्या वो ये क्या कहते हैं कोई आसाम और बाकी जगह के नेता है? अरे नीतीश कुमार को की पार्टी अगर तोड़ेंगे और लालू यादव की पार्टी, तो कल स्ट्रीट फाइट हो जाएगा, सिविल वार हो जाएगा ये में बिहार में। वो बिहार ऐसा कोई दिल्ली और ये क्या कहते हैं या बाकी प्रदेश नहीं है, और उसको संभाल नहीं पाएंगे। और बीजेपी के लोग जाना आना मुश्किल हो जाएगा उनका, क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल है, उनके जनता उनके पक्ष में है और उनके साथ है। तो ये सब इतना आसान नहीं है वो लोग कर रहे हैं। एक तो मणिपुर में उन्होंने सिविल वार करा दिया, और उनकी बात उनका खुद ही चीफ मिनिस्टर नहीं मान रहा है। ये बात तो पूछना चाहिए, गोदी मीडिया में मत जाइए कि क्या इक्वेशन है। ये भी पूछना चाहिए कि मणिपुर जल रहा है और उसके बाद ये महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बना रहा है, और उसके लिए यहाँ का गृह मंत्री अपना जो है सो टाइम बर्बाद कर रहा है।
ये किस तरह के राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति है, ये सवाल भी जी। पूछना चाहिए।